बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद कामरान खान। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले जो मुस्तनद तरीन रिपोर्टर्स हैं उनमें उनका शुमार होता है, बहुत सीनियर है, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट आइनी और कानूनी सवालात सामने आ गए हैं। लंदन में बैठकर मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी कुछ नन्ही मुन्नी ख्वाहिशात का इजहार किया। उसके बाद जो PDM के इत्तेहादियों का इजलास हुआ, उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया है, वो एलामिया बाकायदा एक हेड ऑन कोलिजन लेता हुआ नज़र आ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस और चंद जज साहिबान के हवाले से। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के जो जजमेंट है उसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई है। इन मामलात पर बात करेंगे क्योंकि अब से चंद घंटे के बाद ये मेरे लेफ़्ट साइड के ऊपर मौजूद है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर कमरा अदालत नंबर 1 में रौनक होगी। 3 रुकनी बेंच बैठेगा, समाअत करेगा। वो 3 रुकनी बेंच जिसके हवाले से कामरान साहब लंदन में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ कहते हैं कि इसके ऊपर एतबार नहीं है, इसका फ़ैसला कोई नहीं मानेगा। यही बात PDM की गवर्नमेंट करती है। हम नहीं चाहते कि ये बेंच जो है वो सुने, फुल कोर्ट का मुतालबा किया जाता है। पहले तो इसके हवाले से, फिर मैं काजी फाइज़ ईसा के हवाले से जो है ना बहुत ही अहम नुक्ता है, उस पर बात करूँगा। ये बाइंडिंग है, ये वही अदालत नहीं है जिस पे हमला भी हुआ था और उसमें सज़ाएं भी हुई थी, और वो एक स्टिग्मा ऐसा है जो कि PMLN बावजूद सद कोशिशों के उसको धो नहीं सकी आज तक। एग्जैक्टली यही वो सुप्रीम कोर्ट जिसके हम ये इस पे स्टेप्स पे खड़े हुए हैं, एग्जैक्टली यही सुप्रीम कोर्ट थी। और इसी किस्म के ही मामलात थे उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे उनके ख़िलाफ़ मामला गर्म था। सजाद अली शाह साहब, आप कह सकते हैं, आपको मालूम है सजाद अली शाह कोयटा बेंच बन गया, कोयटा बेंच बना, सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी का फैसला और अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ फैसला। और फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के सदारती उम्मीदवार भी रहे, सिंध के गवर्नर भी रहे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बने। और अच्छा, एक लारा वो भी था जो कहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब को भी लगाया था कि आपको सदर बनाएंगे, बाद में सदर बना सकते 2 साल आपका पूरे होंगे फिर आपको सदर बनाएंगे। जी बिल्कुल। तो वो ये नून लीग के रिकॉर्ड पे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चीज़ें नून लीग के रिकॉर्ड पर हैं। और मैंने कहा ना, जैसे कि बावजूद सद कोशिशों के वो इसको अपने रिकॉर्ड से जो है ना वो धो नहीं सके हैं। वो कहते होंगे ना, दाग तो अच्छे होते हैं शायद। तो वो लेकिन ये चीज़ें जो है ना, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये डिफरेंसेस इतने ज़्यादा, एग्जैक्टली वही सिचुएशन है कि वो चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ हैं। वहाँ जो सीनियर जज थे उनको सपोर्ट हासिल थी सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब को, उनकी वो नून लीग के, ज़ाहिर है आपने बताया कि सदारती उम्मीदवार भी रहे और गवर्नर भी रहे। तो कहने का मकसद ये है कि ये नून लीग कि ये स्ट्रेटजी है कि वो अगर चीफ जस्टिस से नाराज़ हो जाएं या उनको अदालत का सरबरा जो है वो अगर उनको पसंद ना आ रहा हो, तो ऐसी सूरत में वो जो सीनियर पोइने जज या दीगर जो जजेस होते हैं वो उनको जो है ना वो आशीर्वाद जो है ना वो। अच्छा, पहला सवाल अब ये है कि ये जो फुल कोर्ट का मुतालबा कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि क्यों हुकूमत को या मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को ये यकीन है कि अगर फुल कोर्ट बनेगा, अगर 15 या 13 जजेस बैठ जाएंगे, फुल कोर्ट जितने दस्तयाब जजेस हैं वो बैठ जाएंगे, तो उनको ये क्यों यकीन है कि वो कहेंगे कि नहीं, आइन पर अमल दरामद ना हो, 90 दिन में इंतखाबात ना हो, बेरेस्ट मिनिमम टाइम में इंतखाबात ना हो? क्यों उनको यकीन है? आपको याद है कि हमने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ही एक वीलॉग किया था जब वो पहली समाअत इसकी हो रही थी, जिसके नतीजे में आया था, आपने वहाँ कहा था कि जी ये तो आइनी मसला बड़ा सादा सा है, तो इसमें तो सारे ही ये 5-0 से फैसला आएगा। मैंने कहा नहीं जनाब, कंपटीशन हो सकता है। हाँ, मैंने आपको रिकॉर्ड पे है ये बात, मैंने कहा था जी कि कंपटीशन हो सकता है, और ऐसा कंपटीशन हुआ है कि वो कहते हैं जी 3-2 भी नहीं, ये अब 4-3 है। हाँ। यानी जो हारा हुआ मुकदमा है वो ये कह रहे हैं कि जी ये जीता हुआ, इस तरीके से टेबल ही टर्न कर दी उन्होंने। हालांकि एक नया बेंच जो है वो बनाया गया था। अच्छा, मुझे ये बताइए, 2 मुतालबात रखे हैं हुकूमत ने सामने, उनका एलामिया देखें। उस एलामिये में एक मुतालबा उनका यह है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, दूसरा उनका मुतालबा और उनकी गुजारिश ये है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने जो 184(3) की तमाम समाअतें रोकने का फ़ैसला दिया है उसकी तौहीन न की जाए, उस पर अमल दरामद कराया जाए। मतलब इसका मतलब ये है, और ये बहुत वीक ग्राउंड है, इससे ज़्यादा कमज़ोर पिच पे आपको कभी कोई खिलाड़ी खेलता हुआ नज़र नहीं आएगा। एक तरफ आप कहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के फैसले का एहतराम करो, इसका मतलब है कि केस नहीं सुनना चाहिए, यानी 184(3) का केस नहीं सुनना चाहिए। चाहिए। दूसरा, आपका अटॉर्नी जनरल खड़े होकर इस तरीके से ज़िद करता है कोर्ट से कि जस्टिस मुनीब कहते हैं ये कोई कैंडी है जो आप मांग रहे हो,
टॉफियाँ मांग रहे हो फुल कोर्ट। और उस फुल कोर्ट में यकीनी तौर पे जस्टिस काजी ईसा भी बैठेंगे, जाहिर है फुल कोर्ट का हिस्सा है ना वो। हाँ तो वो अपने दिए हुए फैसले की खिलाफवर्जी ये बहुत करेंगे। इंपॉर्टेंट है। अब आप मुझे ये ज़रा समझाएं ना कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो एक और मुद्दा सुन रहे थे उस पर उन्होंने खुद ही एक सवाल का सो मोटो लिया जो उनका दायरा इख्तियार नहीं था कि वो सो मोटो के ऊपर जजमेंट दें, और उसमें उन्होंने और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक जजमेंट पास कर दी कि जितनी ज़ेर समात मुकदमात हैं 184 के उनको रोक दिया जाए। इसी बुनियाद पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उस 5 रुकनी बेंच से अलहदगी इख्तियार कर ली। अगर कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के इस एलामिये में किए गए मुतालबे को मान लेते हैं और 3 रुकनी बेंच को तहलील करके फुल कोर्ट बनाने का ऐलान कर देते हैं तो 2 सवालात हमारे सामने आते हैं। एक जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का 9 रुकनी बेंच से रिक्यूज़ल है, और दूसरा जस्टिस अमीनुद्दीन खान का रिक्यूज़ल है उस 5 रुकनी बेंच से जो बाद में तश्कील पाया, और तीसरा जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि ज़ाहिर है कि इस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं थे, वरना वो भी रिक्यूज़ कर देते, लेकिन उनका जजमेंट मौजूद है। तो अब क्या ये 4 जजेस बैठ सकेंगे फुल कोर्ट में? देखिए ये हो सकता है, टेक्निकल क्वेश्चन है, मेरा ख्याल है ये जज के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि एक मामला उसके पास आया था, उसने सुनने से इनकार किया, उसने कहा जी मैं नहीं सुनता, और फिर वो जब 9 रुकनी बेंच बन या 15 रुकनी बेंच बन जाए, फुल कोर्ट बन जाए, तो फिर वो कहे कि हाँ जी अब मैं सुनता हूँ, तो ये ज़ाहिर है कि आपकी अपनी ही कही की नफ़ी होगी ना कि आपने ही फ़ैसला दिया। और इसको उन जजेस को छोड़िए, आप मुझे बताइए, मैं पूछ रहा हूँ कि ये जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन कैसे बैठेंगे उस बेंच में? इन्होंने तो कहा है कि जी ये होना ही नहीं, वो अपने फैसले की खिलाफ जब तक चीफ जस्टिस के इख्तियारात का तयन नहीं हो जाता। जी बिल्कुल ऐसा ही है, रूल्स अमेंड नहीं हो जाते, रूल्स अमेंड नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक अच्छा, ये जो रूल्स अमेंड करने की बात कर रहे हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा, क्या वो उस पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के तनाजुर में कर रहे हैं या अलहदा से वो बात कर रहे हैं कि ये रूल्स अमेंड होने चाहिए? नहीं, ये तो पहले से कहते आए हैं वो। आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एतराज़ात और लिखे हुए एतराज़ात जो हैं वो काजी फाइज ईसा की तरफ से आए थे। उन्होंने असखुद नोटिस के ऊपर भी एतराज़ किया था, और बावजूद इसके कि खुद ही वो कई मकामात पर कई अहम मामलात में असखुद नोटिस भी उन्होंने लेने की कोशिश की, और फिर उसमें उन्हें फ्रस्ट्रेशन हुई, तो वो असखुद नोटिस ये उन्होंने उससे बात नहीं की। देखें, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि अब अच्छा हुआ आपने इसको उसके साथ लेजिस्लेशन के साथ जो है वो मुंसलिक कर दिया कि आपको पता है कि लेजिस्लेशन हो रही है। जिस दिन काजी फाइज ईसा ने ये ऑर्डर जारी किया उस वक्त कौमी असम्बली से ये बिल पास हो चुका था, एन उसी दिन ये बिल पास हो चुका था कौमी असम्बली से, और इसके बावजूद उन्होंने ये पता था कि जी लेजिस्लेशन आ रही है, फिर ये इतना बड़ा रेस्ट्रेनिंग आर्डर उन्हें देने की क्या ज़रूरत थी? मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि जी आप चाह रहे हैं कि जी फौरी तौर पे लेजिस्लेशन में तो अभी शायद टाइम लगेगा, तो मैं चाह रहा हूँ कि जी फौरी तौर पे जो है ना मैं ये जो कार्रवाई हो रही है इलेक्शन होने वाली इसको मैं रोक दूँ। जाहिर है उसका इस मौके पे रेस्ट्रेनिंग आर्डर जारी करने का मकसद ही यही था, ऑब्वियस नज़र आ रहा था। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे ये हुकूमत जो है, अब मैं आपको बताऊँ कि ये हुकूमत की ये जो लेजिस्लेटिव सारा इन्होंने बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है, अब जो सदर के पास है और सदर उसको साइन कर देंगे तो बन जाएगा वो कानून। लेकिन मुझे बताइए कि आपका केस लगा हुआ हो, आप हुकूमत हैं, आपका केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, और आप उस सुप्रीम कोर्ट के केस से मुताल्लिक लेजिस्लेशन जो है वो करें अगर पार्लियामेंट में, तो ये मेलाफाइडी नहीं होगी? बिल्कुल, यही तो मेलाफाइडी का मतलब ये है कि जी बदनीयती पर मबनी होती है। उसका मतलब ये है कि जी मैं चाह रहा हूँ कि जी मैं उधर मेरा केस लगा हुआ है। जनाब, केस लगा हुआ हो तो आप तो सब जुडिस मैटर के ऊपर बात करना जो है वो ममनू होता है। आप उसके ऊपर बात नहीं कर सकते कि कहीं केस के मेरिट के ऊपर आप असरअंदाज ना हो जाए। कुछ ये कि आप पूरी जो है ना वो एक पूरा नया कानून जो है वो बना के दे रहे हैं, और फिर ये तवक्का रख रहे हैं कि जी इससे इसका इतलाक जो है वो हमारे केस के ऊपर भी होगा और हम उससे बच जाएंगे। अच्छा, ये मेलाफाइडी इंटेंशन। ये क्या बहुत बड़ा सवाल नहीं है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनकी फिल वक्त जिनका स्टेटस है वो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम का है, वो पाकिस्तान से बाहर झूठ बोलकर एक झूठे दस्तावेज़ के ऊपर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर मौजूद हैं। 4 हफ्ते में वापस आना था, 4 साल हो गए। जिसने वो श्योरिटी दी थी वो शख्स वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और वो मिलकर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये डिक्टेट करते हैं। ज़ाहिर है कि इन जजेस के कंडक्ट के हवाले से अगर कोई सीरियस आपकी रिजर्वेशन है, आर्टिकल 209 मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, द राइट वेज टू फाइल अ रेफरेंस, ये वो बात वहाँ पर अटॉर्नी जनरल के ज़रिए रोस्टम पर नहीं करते और प्रेशराइज़ करते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना
मियाँ साहब के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला जो है, एक तो नाअहली का फ़ैसला है ना, वो तो अलहदा है, पनामा केस वाला वो अलहदा है। उसके बाद एक और फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें ये क्या है या सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो है इनकी न सिर्फ ये कि नाअहली ताहयात है, और ये भी कहा है कि ये पार्टी की किसी भी ओहदे के ऊपर जो है ना वो अपना नहीं विराजमान नहीं हो सकते, और पार्टी का कोई अहदा नहीं ले सकते। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो मरियम बीबी ट्वीट करती हैं कि जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का ऐलान हुआ तो मियाँ साहब मीटिंग छोड़कर चले गए। और फिर आप ये देखिए कि ये जो कल इनकी स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर ये जज ये फ़ैसले देंगे, जज का ऐसे फ़ैसले देंगे तो डॉलर जो है वो 500 रुपये का आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि कोई भी जी शऊर आदमी जो है ना वो सर पकड़ के बैठ जाएगा कि ये एक पार्टी के रहनुमा बज़ाहिर वो ये दावा कर रहे हैं जिनकी अपनी हुकूमत है, यानी अपने भाई की हुकूमत है, यहाँ पर ब्लैकमेल कर रहे हैं उन्होंने। और ये ब्लैकमेलिंग नहीं, ये ब्लैकमेलिंग नहीं, ये धमकाना है सुप्रीम कोर्ट को जी। ये सुप्रीम कोर्ट को बराह रास्त धमकाना है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आपने ये फैसला दिया इलेक्शन कराने का तो ऐसी सूरत में डॉलर 500 रुपये का हो जाएगा। और ये अवाम के भी मैं समझ रहा हूँ कि वो जज्बात के साथ खेल रहे हैं, वो अवाम जो कि अब डॉलर 300 रुपये होने पर जो है ना वो यानी कि परेशान क्या बेहाल है, बदहाल है, तो उसको आप कह रहे हैं कि जनाब जी हम 500 का कर देंगे, जबकि हुकूमत भी आपकी है। सही। तो बड़ी ये बात जो है ना वो बहुत ही यानी कि काबिल अफसोस है और काबिल मज़म्मत है कि किस तरीके से ये स्टेटमेंट जो है ना वो इस तरह से वो दी इन्होंने। कामरान साहब यहाँ पर इस वीडियो को ज़रा रोकते हैं, आगे जो है वो बहुत ही अहम सवाल है और आपके पास भी इस हवाले से कुछ इतलात मौजूद हैं, आदिल सरफराज के पास भी मौजूद हैं। बातें ये की जा रही हैं, ये जो रास्ता है ना ये शराह दस्तूरी आपको नज़र आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट के साथ ही शराह दस्तूरी आगे जा रहा है, ये आगे जाके दस्तूर जा रहा है, ये आगे जाके PTV के साथ से जो है वो टर्न लेता है लेफ़्ट, और उसके बाद जो राइट मशहूर ज़माना मैरियट होटल है उस राइट साइड के ऊपर एक सड़क जा रही है, वो जाती है जजेस कॉलोनी में। जजेस कॉलोनी के हवाले से खबरें ये चल रही हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की गुज़श्ता 2 दिनों में कोई अफ्तारियाँ हुई हैं और ब्रदर जजेस के साथ मुलाकातें हुई हैं। तो ये जो भाई जज हैं, ये भाई जजेस के साथ जो मुलाकातें हैं ये किस सिलसिले में हैं, इसके हवाले से जो इस वक्त अफवाहों का बाज़ार गर्म है उसके ऊपर ज़रा आपके सामने कुछ मंजरनामा रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।